बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इस कहानी की शुरुआत होती है 20th सेंचुरी की शुरुआत से और ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है रामानुजन की और ये उस वक्त की कहानी है जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, यानी कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। रामानुजन एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे मैथमेटिक्स में बहुत रुचि थी। वो मंदिर में जाकर मंदिर के फर्श पर मैथमेटिक्स के सम्स को सॉल्व किया करता, लेकिन उसे एक नौकरी की तलाश थी क्योंकि वो शादीशुदा है और उसे पैसे कमाने हैं। और इसी सिलसिले में वो एक आदमी के पास जाता है और अपनी मैथमेटिक्स की रिसर्च उसे दिखाता है। ये एक अंग्रेज होता है, वो उसे बोलता है कि हम तुम्हें इसका रिकमेंडेशन जरूर देंगे। रामानुजन बोलता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पास रिकमेंडेशन है, मुझे जॉब चाहिए, और वो उसकी इंसल्ट करके वहां से निकाल देता है। रामानुजन बहुत ही गरीब है और उसे अपना घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत है और जिसके लिए उसे नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है, इसीलिए उसे कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता। और यहाँ तक कि शादीशुदा होने के बाद भी उसे गरीबी की वजह से, जगह कम होने की वजह से अपने दोस्त के साथ सोना पड़ता है। अब रामानुजन अगले दिन एक जगह और जाता है और वो अपनी मैथमेटिकल रिसर्च एक आदमी को दिखाता है। इसका नाम होता है नारायणा। नारायणा उसकी रिसर्च को देखकर काफी इम्प्रेस होता है और वो उसे सर फ्रांसिस के पास ले जाता है, जिसके लिए वो काम करता है, और वो उन्हें बोलता है कि ये हमारा न्यू क्लर्क है। सर फ्रांसिस रामानुजन की हालत को देखकर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये गलियों में रहता है, इसे ले जाओ यहाँ से। लेकिन रामानुजन कहता है कि मैं नंबर्स के साथ बहुत अच्छा हूँ और अभी मैं आपको सिर्फ एक कांच का टुकड़ा लग रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि मैं कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि एक हीरा हूँ। और रामानुजन ऐसी बात इसलिए बोलता है क्योंकि उसे अपनी कैलकुलेशन पर, अपनी मैथमेटिक्स पर और अपने आप पर बहुत विश्वास होता है। और इसके बाद रामानुजन को वो जॉब मिल जाता है। इसके बाद रामानुजन अपनी माँ और अपनी पत्नी के लिए एक घर किराए पे लेता है ताकि वो सब साथ रह सके, और उसकी माँ और उसकी पत्नी वहां पर आ जाती है। वहां पर एक ही बेड होता है और वो अपनी पत्नी को बोलता है कि मैं जमीन पर सो जाऊंगा, मैं इसका आदी हूँ, तुम बेड पर सो जाना। और इसके बाद रामानुजन काम पर चला जाता है। काम पर जाने के बाद जब रामानुजन काम करता है, कैलकुलेशन करता है, तो वो एबेकस का यूज नहीं करता। एबेकस एक पुरानी तरह का कैलकुलेटर होता है। और जब मिस्टर नारायण उससे पूछते कि तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, वो कहता है कि इससे फास्ट मैं अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर सकता हूँ। इस बात से मिस्टर नारायण काफी इम्प्रेस होते हैं, लेकिन वो उसे कहते हैं कि जब सर फ्रांसिस यहाँ पर आएंगे तो कम से कम इसे इस्तेमाल करने का बहाना यानी कि प्रिटेंड कर लेना, ताकि उन्हें लगे कि तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ टाइम काम करने के बाद रामानुजन के बॉस को पता चल जाता है कि ये एक माइलस्टोन है, ये बहुत ही टैलेंटेड है, और वो उसे ये बोलता है कि मैं तुम्हारा काम आउट ऑफ इंडिया किसी से इंट्रोड्यूस करूंगा। और जब रामानुजन अपनी माँ और अपनी पत्नी को ये बात बताता है कि शायद उसे विदेश जाने का मौका मिले, इस बात से उसकी पत्नी खुश होती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ब्राह्मण हैं और हम समंदर पार नहीं कर सकते। इस बात से रामानुजन को डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन रामानुजन के साथ काम करने वाले नारायण उसे बोलते हैं कि तुम्हारा काम तुम्हारे साथ नहीं मरना चाहिए, ये बेमिसाल है, तुम्हें इसे पब्लिश करना चाहिए। और रामानुजन अपने काम की कुछ कॉपी GH हार्डी को, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक फेमस मैथमेटिशियन है, उन्हें भेजता है। और GH हार्डी को रामानुजन का काम बहुत पसंद आता है, वो उसके काम में इंटरेस्ट लेते हैं। और GH हार्डी को रामानुजन का काम इतना पसंद आता है कि वो उसे इंग्लैंड बुला लेते हैं। और जब रामानुजन ये बात अपनी वाइफ को बताता है तो उसकी वाइफ बोलती कि ये हमें मना है, हम समंदर पार नहीं कर सकते, और अगर हमने ऐसा किया तो हमारे बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, हमसे कोई बात नहीं करेगा। रामानुजन बोलता है कि मुझसे कोई बात ना करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझसे बात करना। उसकी वाइफ बोलती है कि तुम मुझसे वादा करो, वहां जाने के बाद जल्द से जल्द तुम मुझे बुला लोगे। रामानुजन कहता है ठीक है। और अब रामानुजन को अपने बाल, अपनी चोटी भी कटवानी है और वो अपनी पत्नी से बोलता है कि इसे काट दो। हालांकि आज ये बात बहुत आम है, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्राह्मण अपने बाल, अपनी चोटी नहीं कटवा सकते थे। लेकिन रामानुजन अपनी पत्नी को बोलता है कि इसे काट दो, और उसकी पत्नी उसके बालों को काट देती है। और उसके बाल देखने के बाद रामानुजन की माँ को बहुत दुख होता है, क्योंकि एक ब्राह्मण के बाल कटना मतलब पूरे समाज में उनकी बदनामी होना। लेकिन फिर भी उसकी माँ उसका साथ देती है। और जब रामानुजन इंग्लैंड जा रहा होता है तो उसकी माँ उससे बोलती कि कभी भी अपनी प्रार्थनाओं को मत भूलना और अपने खाने को अशुद्ध मत करना, यानी कि किसी भी तरह का नॉनवेज मत खाना। और इसके बाद रामानुजन अपनी पत्नी और अपनी माँ से अलविदा कहता है
और अब रामानुजन हिंदुस्तान के एक शहर मद्रास से इंग्लैंड की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज तक पहुंच चुका है, जहां पर इस दुनिया का हर एक स्टूडियस बच्चा पढ़ना चाहता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जीएच हार्डी के रामानुजन को बुलाने के इस फैसले में उनके साथ का कोई भी लेक्चरर प्रोफेसर उनके साथ नहीं होता। वो सब ये सोचते हैं कि वो झूठ बोलता है, क्योंकि उसने जो भी डिटेल्स भेजी हैं, जो भी उसने फॉर्मूला सॉल्व करके भेजे हैं, उसका रामानुजन के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। रामानुजन जीएच हार्डी से मिलता है और वो उसे बोलते हैं कि कल सुबह 10 बजे हम मिलेंगे ताकि हम आगे काम कर सकें। अगले दिन रामानुजन जीएच हार्डी के रूम में जाता है और आज उसने शूज नहीं पहने होते, आज उसने चप्पल पहनी होती है, क्योंकि उसे शूज पहनने की आदत नहीं होती। यहाँ पर लिटिल वुड भी आता है। लिटिल वुड जीएच हार्डी के साथ काम करता है और अब जीएच हार्डी रामानुजन को बोलते हैं कि तुम्हें कुछ लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, क्योंकि जो भी तुम्हारी थ्योरीज है तुम्हें उसे प्रूव करना होगा ताकि इस काम को दुनिया तक पहुंचा सके और आसान भाषा में ये सब को समझाया जा सके। रामानुजन को दरअसल ये अभी तक बहुत ग्रांटेड, बहुत कैजुअल ले रहे होते हैं। रामानुजन उन्हें बताता है कि लेटर में मैंने लिखा था कि जो मैं आपको भेज रहा हूँ वो बस मेरे काम का एक सैंपल है, मेरे पास इससे भी बहुत ज्यादा है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और इसके बाद वो उन्हें एक नोटबुक देता है जिसमें उसने मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारी थियरीज लिखी होती हैं। और जब जीएच हार्डी और लिटिल वुड उसको देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तभी रामानुजन एक और नोटबुक निकालता है। वो कहता है कि मेरे पास एक और है, और ये सारी की सारी रामानुजन की खुद की डिस्कवरीज होती हैं। अगले दिन रामानुजन एक क्लास में जाता है और वहां पर ब्लैक बोर्ड पर एक मैथमेटिकल थ्योरम लिखी जाती है, और जो लेक्चरर होता है वो रामानुजन को बोलता है क्या तुम्हें समझते हो? वो कहता है हाँ मैं समझता हूँ। लेक्चरर बोलता है लेकिन तुमने कोई नोट्स नहीं लिए, अगर तुम समझते हो तो इसको करके दिखाओ। और रामानुजन कुछ ही पलों में उस थ्योरम को सॉल्व कर देता है। लेक्चरर पूछता है तुमने कैसे किया, जबकि मैंने थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट नहीं किया था, तुम्हें कैसे पता? रामानुजन बोलता है कि मुझे नहीं पता, बस मैंने कर दिया। इसके बाद लेक्चरर क्लास को खत्म कर देता है और वो रामानुजन से कहता है कि दोबारा ये सब मेरी क्लास में मत करना और निकल जाओ यहाँ से। वो रामानुजन को वहां से निकाल देता है। जहां रामानुजन को उसके इस काम के लिए एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, वहीं उसकी इंसल्ट की जाती है और इस भेदभाव से रामानुजन को बहुत दुख होता है। और जब रामानुजन जीएच हार्डी के पास जाता है तो जीएच हार्डी उससे पूछते कि उस थ्योरम का जवाब तुम्हें कैसे पता चला जो लेक्चरर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखी थी। रामानुजन बोलता है कि वो अपने आप मेरे दिमाग में आ गई, मुझे कुछ नहीं पता। रामानुजन बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता कि हम प्रूफ ढूंढने के लिए अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, मेरे पास फॉर्मूलाज हैं। जीएच हार्डी बोलते कि मैं तुम्हारे सारे काम को देख सकता हूँ और मुझे उसकी वैल्यू पता है, लेकिन उसे समझने के लिए और समझाने के लिए हमें प्रूफ की जरूरत है। इसके बाद जीएच हार्डी उसे बाहर ले जाते हैं और वहां पर न्यूटन की एक किताब होती है और वो उसे समझाते हैं कि न्यूटन की किताब हमारा मार्गदर्शन करती है, क्योंकि इस किताब में लिखी हुई हर एक चीज का प्रूफ है, वो डिटेल में है, जबकि तुम्हारी किताबों का कोई डिटेल नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। और जो भी तुमने डिस्कवरीज की है, हमें इसका प्रूफ चाहिए, इसकी डिटेल्स चाहिए। और अगर तुमने उनकी डिटेल्स लिख ली तो मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारी किताबें भी इसी जगह पर रखी जाएंगी। दरअसल प्रूफ का मतलब ये होता है जैसे रामानुजन ने कोई थ्योरम को सुलझाया तो उसे हर एक चीज का स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ये जो उसने किया है वो ऐसा क्यों किया और उसके पीछे रीजन क्या है, और ये सारी रीजनिंग बहुत ही ऑथेंटिक होनी चाहिए। तभी रामानुजन के काम को दुनिया और मैथमेटिशियन एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि रामानुजन तो उस सब को कर सकता है जो उसने किया है, लेकिन दूसरे तभी कर सकते हैं जब हर एक चीज का प्रॉपर प्रूफ होगा। और जीएच हार्डी की बात रामानुजन को समझ में आ जाती है और इसके बाद वो अपने काम में जुट जाता है और वो कुछ थ्योरम्स के प्रूफ भी लेकर आता है, लेकिन उसमें कुछ गलतियां होती हैं। मिस्टर हार्डी उसकी हेल्प करते हैं, जिसके बाद रामानुजन की पहली मैथमेटिकल डिस्कवरी पब्लिश होती है और उसकी फोटो, उसका नाम न्यूज़पेपर में भी आता है और ये बात इंडिया तक पहुंच जाती है, जिससे रामानुजन की पत्नी को और उसकी माँ को बहुत खुशी होती है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी इंग्लैंड में जंग शुरू हो जाती है और रामानुजन जानकी को पत्र भेजता है और उसमें बताता है कि इंग्लैंड में जंग शुरू हो गई है, ऐसे में उसका आना ठीक नहीं होगा। जानकी ठान लेती है कि वो इंग्लैंड जाएगी और इस बात की सूचना देने के लिए वो रामानुजन को चिट्ठी लिखती है, जो उन तक कभी नहीं पहुंचती क्योंकि उनकी माँ उसे छिपा देती है। रामानुजन की माँ को लगता है कि अगर जानकी यानी कि रामानुजन की पत्नी वहां चली गई तो रामानुजन कभी वापस नहीं आएगा। अब इंग्लैंड में जंग की वजह से लिटिल वुड को भी जंग में शामिल होना चाहता है, जो जीएच हार्डी के साथ काम करता है। और लिटिल वुड रामानुजन को बहुत पसंद करता है क्योंकि वो उसकी क्षमता जानता है। जाने से पहले वो एक चिट्ठी जीएच हार्डी को लिखता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास रामानुजन है, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है और हमें उसे जैकोबी से कंपेयर नहीं करना चाहिए।
जैकोबी अपने वक्त के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। लिटिल वुड बोलता है कि हमें उसे जैकोबी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे न्यूटन से कंपेयर करना चाहिए। और अब रामानुजन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा और जो भी उसका काम है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। और जे.एच. हार्डी भी रामानुजन की हर तरह से मदद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक माइलस्टोन है और ये मैथमेटिक्स की सारी हदों को पार कर सकता है। लेकिन जंग के माहौल में रामानुजन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उसे लोकल पुलिस द्वारा मारा भी जाता है। लेकिन रामानुजन फिर भी इस माहौल में अपने काम को करता रहता है। धीरे धीरे रामानुजन की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और जब वो डॉक्टर से अपना चेकअप करवाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन रामानुजन ये बात जी.एच. हार्डी को नहीं बताता। साथ ही साथ जी.एच. हार्डी ने रामानुजन के लिए रॉयल सोसाइटी में मेंबर बनने के लिए जो अपील की थी वो भी खारिज हो जाती है। रामानुजन चारों तरफ से परेशानियों से घिर चुका है, उसकी तबीयत खराब है, उसकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है और उसकी पत्नी का उससे कोई संपर्क नहीं है। इन सब बातों से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन के आगे कूद जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रेन के नीचे आता, ट्रेन कंडक्टर उसे देख लेता है और वो ट्रेन रोक देता है। इसके बाद रामानुजन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर जी.एच. हार्डी भी आते हैं और अब जी.एच. हार्डी को पता चल जाता है कि रामानुजन को ट्यूबरकुलोसिस है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेगा। डॉक्टर जी.एच. हार्डी को बताते हैं कि रामानुजन को अब कोई बचा सकता है तो सिर्फ प्रेयर्स, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। वहीं जी.एच. हार्डी को ये बिल्कुल नहीं पता होता कि रामानुजन की जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें चल रही हैं। वो उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं शायद कुछ मदद कर पाता। रामानुजन को वो ये भी बोलते हैं कि मैं एक अच्छा दोस्त नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं था, मेरी जिंदगी सिर्फ मैथमेटिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद रामानुजन जी.एच. हार्डी को बोलता है कि आपको पता है कि मुझे मैथमेटिक्स के नए नए आइडियाज कहाँ से मिलते हैं। वो कहते हैं हाँ। रामानुजन कहते हैं मेरे ईश्वर नामागिरी वो मुझसे बात करते हैं, जब मैं सोता हूँ, जब मैं जागता हूँ, जब मैं प्रे करता हूँ, वो सारे फॉर्मूलाज मेरे दिमाग में डाल देते हैं। क्या आप मुझ पे विश्वास करते हो? जी.एच. हार्डी बोलते कि मैं गॉड पर विश्वास नहीं करता, मैं ऐसी किसी चीज पर विश्वास नहीं करता जिसे मैं प्रूव ना कर पाऊं, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। रामानुजन उन्हें थैंक्स बोलता है और वो कहता है कि मैं जल्द से जल्द उस काम को खत्म करना चाहता हूँ जो मैंने शुरू किया है और उसके बाद मैं अपने देश, अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। आप मुझसे वादा कीजिए, चाहे मैं कहीं भी मरूं, आप मुझे वापस मेरे घर लेकर जाएंगे। जी.एच. हार्डी बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हो। रामानुजन बीमार है, कमजोर है, फिर भी वो पार्टीशन थ्योरी ऑफ नंबर्स के प्रूफ्स पर काम करता है और वो अपने काम को कंप्लीट कर लेता है। और उसका काम देखकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बड़े से बड़े मैथमेटिशियन, बड़े से बड़े लेक्चरर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रामानुजन का काम बेमिसाल होता है और किसी को यकीन भी नहीं था कि वो इस काम को पूरा कर सकता है। और अब जी.एच. हार्डी एक बार फिर से चाहते हैं कि रामानुजन को रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप मिले और इस बार उसे फेलोशिप मिल जाती है। हालांकि कई लोग अभी भी होते हैं जो नहीं चाहते कि रामानुजन को ये फेलोशिप मिले क्योंकि वो एक इंडियन है, लेकिन जी.एच. हार्डी के प्रयासों से उसे ये सम्मान मिलता है जो कि उसके लिए अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और इसके लिए रामानुजन को वहां पर बहुत सम्मान दिया जाता है और ये सम्मान उन लोगों के द्वारा दिया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े दिग्गज होते हैं। और इसके बाद रामानुजन जी.एच. हार्डी को अलविदा कहता है क्योंकि वो अपने देश आना चाहता है। जी.एच. हार्डी को इस बात का बहुत दुख होता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि रामानुजन जाए, वो चाहते कि वो उनके साथ काम करे, लेकिन उसे अपने परिवार के पास जाना है। इसीलिए रामानुजन इंडिया, अपने देश वापस आ जाता है और वापस आने के बाद वो बीमारी से नहीं जीत पाता और 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब रामानुजन की मृत्यु की खबर जी.एच. हार्डी को पहुंचती है तो इस बात से उन्हें बहुत दुख होता है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, बहुत महत्वपूर्ण दोस्त खो दिया था, क्योंकि वो रामानुजन की शख्सियत से, उसके काम की ओरिजिनलिटी से बहुत ही प्रभावित थे। लेकिन अब रामानुजन इस दुनिया में नहीं रहा। मात्र 32 साल की उम्र में रामानुजन इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन उसने मैथमेटिक्स की दुनिया में जो काम किए उसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। सन 1920 में रामानुजन की मृत्यु हुई और सन 1976 में उनकी एक खोई हुई नोटबुक मिली जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर्मूलाज थे और आज उन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल ब्लैक होल के बिहेवियर को समझने में किया जाता है। ये फॉर्मूलाज उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल में बनाए थे। रामानुजन और जी.एच. हार्डी ने 5 सालों तक एक साथ काम किया और इन्होंने जो काम किया उसे जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता।
रामानुजन को बिथोवन से भी कंपेयर किया जाता है। तो ये थी कहानी रामानुजन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।